हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट का प्री एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपका निकल चुका है जो रीट का एग्ज़ाम है, वैसे तो 15 मार्च तक ही आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी अगर देखिए नवंबर में एग्ज़ाम है आपका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2025 में होने वाला है, जो कि मेंस का होगा। आपने L1 लिया हो चाहे L2 लिया हो, दोनों का ही एग्ज़ाम होगा। अब आपको पता है कि दोनों में कॉमन सब्जेक्ट क्या है, तो दोनों में कॉमन रहता है आपका CDP कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा, हिंदी कॉमन रहेगा। अगर आपने इंग्लिश लिया है, दोनों लेवल पर आपका इंग्लिश भी कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट है जो कि आपके कॉमन रहेंगे। और साथ में आपका जो है SST भी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं आज से क्लास CDP की क्लास आपकी लगने वाली है और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो प्रॉपर क्लास को करिएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इजी वे में आप नोट्स भी बना सकते हैं और खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने नोट्स बना लिए। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नवंबर अभी कहने को बहुत दूर है, लेकिन तैयारी के लिए आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही क्लास 1 होने वाली है और इसके अंदर देखेंगे कि हम कितना कवर कर सकते हैं CDP को। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और उनको बता दीजिए कि अगर उनका प्री निकल चुका है रीट का तो फिर वो कर सकते हैं इस क्लास को। और साथ में अगर आप CTET, UP TET या किसी भी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं और वहां पर CTET का जो है CDP का वेटेज है, तो भी आपके लिए क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म संपत्ति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी विलियम जेम्स ने। आत्म संपत्ति की अवधारणा दिया था विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है वो आपके थॉर्नडाइक कहलाते हैं। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी आपका किसका है? थॉर्नडाइक का ही है। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का मतलब क्या होता है? यानी कि कॉपरेट करना। ये भी किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। प्रयत्न और भूल का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हुए आपकी क्या हो जाती है, भूलें हो जाती हैं काफी सारी। तो कोशिश करो, भूल करो, कोशिश करो, भूल करो, इसका सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास करते रहो, है ना। प्रयत्न प्रयास दोनों एक ही है। यहाँ पे बस त्रुटि और भूल का अंतर चेंज हो जाता है। त्रुटि मतलब होता है कि गलती कर देते हैं आप, है ना। और भूल का मतलब होता है कोई चीज भूल गए। गलती करना और भूल करना दोनों में अंतर हो जाता है। तो दोनों का ही क्या सिद्धांत है, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। SR थ्योरी जिसे हम कहते हैं, SR थ्योरी का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंद सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बंद सिद्धांत, ठीक है, खुला नहीं, बंद। संबंधवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? यानी कि रिलेटिव करने का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये बीने साइमन ही है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने साइमन दोनों है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो बुद्धि से रिलेटेड जो भी परीक्षण आज के समय पर किए जाते हैं वो बीने ही कहलाते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बीने ने दिया था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अभी आपने देखा था कि 30 क्वेश्चंस में आए थे, यानी कि L1 L2 दोनों में ही 60 क्वेश्चंस की CDP आई थी। बट यहाँ पर कितनी है? 40 नंबर की CDP आएगी। 20 नंबर की आपकी L1 में आएगी और 20 नंबर की आपकी L2 में आएगी। तो यहाँ पर तैयारी करनी इसकी CDP की बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए बहुत ही शानदार नोट्स के माध्यम से आप क्लास अंत तक देखते रहिएगा। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। अब यहाँ पे देखो, 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन दे रहे हैं? तो बीने दे रहे हैं। 2 खंड या द्विखंड भी आ सकता है, तो स्पीयरमैन दे रहे हैं। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। 2 और 3 की बात कौन करते हैं? तो स्पीयरमैन करते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य और विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। समूह खंड का मतलब है कि समूह रहे लेकिन बुद्धि जो है वो खंडित होनी चाहिए, तो ये बात कहते हैं थर्स्टन। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपकी थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी थर्स्टन है।
समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन और चैव हो जाएंगे। उसके बाद न्यादर्श या प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन है। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट और बर्नन है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आपके आरबी कैटल है और प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल है। नेक्स्ट चलिए, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया, तो क और ख, बुद्धि क और बुद्धि ख की बात करते हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टर्न और जॉनसन ने दिया है, याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र आया भी था शायद इस बार जो आपका देखने को मिला था वो शैक्षिक बुद्धि का मिला था, ठीक है, शैक्षिक आयु का मिला था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, विलियम स्टर्न है। संरचनात्मक संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंट हैं। और सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर प्रयोग की जो बात करते हैं ना वो आपके विलियम वुंट ही करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान की प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता आपके विलियम मैकडूगल हैं। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम मैकडूगल ने दिया हार्मिक का सिद्धांत, ठीक है, धार्मिक नहीं हार्मिक। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो पॉपुलॉजी ने कहा है, ठीक है, पॉपुलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया है। उसके बाद आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलव ने दिया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलव ने दिया है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलव का है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत आपका पावलव का है। अगला देखते हैं प्रवलन या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत सी हल ने दिया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत ये भी आपका सी हल ने दिया है, CL हल ने दिया, यहाँ पे भी थोड़ा मेंशन करिएगा, CL हल ने दिया है प्रवलन या पुनर्वलन का। सबलीकरण की बात भी कौन करते हैं, तो CL हल करते हैं। संपोषक का सिद्धांत दिया CL हल ने। चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत CL हल ने दिया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत आपका कोहलर ने दिया है। सूझा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में 3 लोग शामिल हैं, कोहलर, बर्दिमर और कोफा। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक है कोहलर, बर्दिमर, कोफा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि CDP में ना आपका राजस्थान के अंदर ही PGT का भी एग्जाम होने वाला है। जो अभी वैकेंसी आई थी PGT की, उसमें भी आपकी CDP है, तो वहां पर भी ये क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाएगी। क्षेत्रीय सिद्धांत की बात 11 करते हैं और तल रूप का सिद्धांत दिया 11 नहीं दिया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक 11 है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है। या साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। संभावना सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है, तो टॉलमैन है, याद रखेंगे। अग्रिम संगठक प्रतिमान की प्रतिपादक आपके डेविड आसुबेल है। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना की प्रतिपादक आपके वार्फ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रत्यय के जनक कौन है, तो जॉन वी वाटसन है। किसके, तो व्यवहारवादी के, ठीक है, याद रखेंगे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक आपके क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो आपके अल्बर्ट बंडोरा है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने दिया है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक आपके गेने हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है। उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया जॉन डीवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविक हास है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत आपका CH जड ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक आपका वॉल्फ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत आपका बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की देते हैं। और मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो का है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका मैस्लो या मास्लो का है। अगला देखिए आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया है मास्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकलियड ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स प्लस कॉफमैन ने मिलकर दिया है, 2 लोगों ने मिलकर दिया है। किसका, प्रोत्साहन का सिद्धांत। शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके आलपोर्ट है। और शील गुण से इस बार एक क्वेश्चन आया भी था रीट में प्री के अंदर। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे ने दिया है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक आपके मॉर्गन और मूरे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट विधि के प्रतिपादक आपके मॉर्गन और मूरे हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT यानी कैट बोल सकते हैं इसको आप, विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक है। उसके बाद रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि IBT
विधि के प्रतिपादक आपके हरमन रोडशा है। वाक्य पूर्ति परीक्षण इस बार आया था, वाक्य पूर्ति परीक्षण आया था, पार्शन और टेंडलर है, इसको बोलते हैं CSCT, ठीक, याद रखिएगा। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे प्लस हार्ट सार्न है। किंडरगार्टन बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक आपको पता है फ्रॉवेल है। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक आपके सिगमंड फ्रायड है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स और किलपैट्रिक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक आपके मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। डाक्रोली विधि के प्रतिपादक ओबिड डाक्रोली है। उसके बाद बेनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन और वार्शमैन है। अब बात करते हैं आगे, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। देखिए यहाँ पर आपको ना मैंने कोशिश ये की है कि वन लाइनर के थ्रू आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में दोस्तों वन लाइनर ही पूछा जाता है, तो थ्योरी पढ़ाने से इस वक्त लगता है कि कोई फायदा नहीं है। पहले हम कोशिश ये करेंगे कि मेरे पास में जो नोट्स अवेलेबल हैं मैं उनके माध्यम से आपको पहले पढ़ाऊं, उसके बाद हम थ्योरी, अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो फिर हम थ्योरी पे भी कोशिश करेंगे कि क्लासेस लगा दें। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो लिकर्ट। याद रखिएगा, वैसे आज तक ये आया नहीं है कभी भी किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी CDP का मामला जो है ना वो हर टीचिंग एग्जाम में बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप नेट का भी पेपर देते हैं तो वहां पर भी CDP पूछी जाती है, तो इसी वजह से CDP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, तो गेटमैन है। विवेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है आसवुड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड वीने स्केल परीक्षण टर्मन ने दिया था। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण आपका SD पोर्टियस ने दिया था। पोर्टियस से है तो पोर्टियस, ऐसी चीजें आती नहीं है वैसे एग्जाम में कि अगर किसी सिद्धांत या परीक्षण के अंदर उसी का नाम दिया हो और उसी का नाम मतलब उसी का नाम आ जाए, जैसे पोर्टियस दिया यहाँ पे पोर्टियस दिया, तो ऐसे नहीं लेता कोई भी आयो, है ना। चलिए अगला देखिए, बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण दिया है D बैचलर ने, तो ये भी आपसे कभी आज तक पूछा नहीं गया है। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक है ऑर्थर S ऑर्टिस, और ये कई बार पूछा भी गया है। आर्मी बीटा परीक्षण दिया था ऑर्थर S, अल्फा हो बीटा हो दोनों ऑर्टिस ने दिया था, याद रखेंगे। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण किसने दिया है, तो CH राशस ने दिया है। किसने दिया है, राशस ने दिया है हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण आपका J मुनरो ने दिया है, J मुनरो ने दिया है। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सीजर लोम्ब्रसो को कहा जाता है बाल अपराध विज्ञान का जनक। वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक आपके मेंडल है। अगला ब्रेल लिपि के प्रतिपादक आपके लुई ब्रेल है, याद रखिएगा। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक आपके अलेक्जेंडर बेन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक है आपके हर्लो। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया है, और व्यक्तित्व मापन के जीवन सिद्धांत आपके गोल्डस्टन ने दिए हैं। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। अब आता है आपका RTE 2009। आपको पता है आपका RTE राइट टू एजुकेशन 2009 भी पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि मेंशन है ये आपका, ठीक है। 1976 की बात करें तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले ये क्या था, शिक्षा राज्य सूची में शामिल था, फिर उसके बाद ये संवर्ती सूची में आ गया। संवर्ती सूची में कौन होता है, तो जो भी सब्जेक्ट आपके संवर्ती सूची में ऐड किए जाते हैं उस पर आपकी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर 50-50% देकर काम करती हैं, ठीक है। तो 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 42वां संशोधन हुआ था, और इसमें क्या किया गया, शिक्षा को संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। 2002 की बात करें तो संविधान का 86वां संशोधन हुआ और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। तो शिक्षा अभी कैसा अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार है। 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 86वां संशोधन, क्योंकि ये अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में मैच करने के लिए आ जाता है, फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका 42वां 44वां
और 76वां संशोधन, उसके बाद 86वां संशोधन, 92वां संशोधन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21A में बालक का मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 51A ये तो आपको मिला था ना, इस बार भी आपको एग्जाम के अंदर मिला था, में के 11 ट जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य अभिभावक के है। 51A कब जोड़ा गया है? तो इसके 51A में क्या जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य जो कि अभिभावक के है कि अभिभावक को अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। अनुच्छेद 45 में देखिए अभी के रीट प्री एग्जाम में ये आया था, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि क्या अनुच्छेद 51A नहीं आया था। कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस मिले थे आपके रीट प्री के अंदर। अनुच्छेद 45 कहता है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था समुचित सरकार करेगी। तभी तो आप देखते हैं 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको कहाँ भेजा जाता है? आंगनबाड़ी में या बाल बाटिका वगैरह में भेजा जाता है, क्योंकि उसकी समुचित व्यवस्था शिक्षा की जो है वो सरकार करती है। 20 जुलाई 2009 में आरटी राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था। राज्यसभा द्वारा आरटी राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ? तो 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को आरटी लोकसभा में पारित हो गया था। तो आप देख रहे होंगे जुलाई सबसे पहले राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद में लोकसभा में पारित होता है। 26 अगस्त 2009 को आरटी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। उस समय 2009 में देश की राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, याद रखेंगे। 27 अगस्त 2009 में गजट नोटिफिकेशन अधिकार सूचना पत्र पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से आरटी संपूर्ण देश में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हालांकि अब वहां पर भी है 2019 के बाद में। शिक्षा को मूल अधिकार मानने वाला भारत विश्व का 135वां राष्ट्र बना है। पहला कौन है? नॉर्वे है। मूल अधिकार मानने वाला भारत कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा देश है? तो 135वां राष्ट्र है या देश है। आरटीई में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं। इस पर प्रॉपर मैंने क्लास लगाई थी आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, वहां पर जाकर आप पूरी क्लास देख लीजिएगा। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 पर पूरी क्लास लगाई हुई है। सारी धाराएं पढ़ेंगे। जैसे कि धारा 1 कहती है कि परिचय और विस्तार की बात करती है, यानी कि परिचय क्या रहेगा, है ना, और साथ में क्या रहेगा? विस्तार के मतलब कितने क्षेत्रों में ये फैलेगा। धारा 2 बात करती है महत्वपूर्ण शब्दावलियों की, ठीक है। धारा 3 बात करती है राइट टू एजुकेशन 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, इसके बारे में कि क्यों लागू हुआ, इतना टाइम क्यों लगा। तो धारा 3 के अंदर ये बात मेंशन है कि इतना टाइम क्यों लगा कि राइट टू एजुकेशन 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। धारा 4 में क्या है? तो विद्यालय से न जुड़े अथवा ड्रॉप आउट बालकों को अपनी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश का अधिकार। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या स्कूल में अपना नाम जोड़ लेते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, तो उन सब की बातें धारा 4 करती है। धारा 5 बात करती है बालक को किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है। कोई भी विद्यालय, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस स्कूल के अंदर पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे मेरे घर के आसपास ही अब पढ़ाना है बच्चे को, पहले मैं कहीं और पढ़ा रही थी या पहले मैं अपने घर के आसपास पढ़ा रही थी लेकिन वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही मुझे, वहां पे टीचरों का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपने बच्चे को कभी भी निकाल के किसी दूसरे स्कूल में डाल सकती हूँ। इसके लिए धारा 5 मुझे ये राइट देती है, यानी कि बच्चों के माता पिता को। धारा 6 जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें विद्यालय की स्थापना कैसे होगी? कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहेगा और मिनिमम 20 विद्यार्थी उसके अंदर होने चाहिए। अभी तो ये कहा जा रहा है कि अगर 50 से कम विद्यार्थी वहां पर है किसी भी स्कूल के अंदर तो उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मिला के देखिए 50 तो होनी ही चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक का स्कूल कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में होगा और मिनिमम 30 विद्यार्थी उसके अंदर होंगे। लेकिन सीटेट ये मानता है कि 3 किलोमीटर होना चाहिए। सीटेट क्या मानता है आपका? अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट ये मानता है कि कम से कम 6 से 8 तक का स्कूल जो है सरकारी, वो आपका 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। बाकी विद्यार्थी की संख्या जो है वो 30 ही रहनी चाहिए। अगला देखेंगे धारा 7 क्या कहती है। केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात यहाँ पे बंटवारा कर देती है कि केंद्र जो खर्च करेगा आरंभ, यानी कि शुरू में तो 55 केंद्र खर्च करेगा और राज्य वहन करेगा 45%। उसके बाद द्वितीय चरण शुरू होगा, आरंभ को मान सकते हैं आप प्रथम चरण। द्वितीय चरण में 65 केंद्र खर्च करेगा और 35 हो जाएगा राज्य पर, और तृतीय चरण में 68 करेगा केंद्र और 32 करेगा राज्य। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितना खर्च करेगा। बहरहाल आपको जो याद रखना है ना वो दोस्तों ये याद रखना है कि ज्यादा कौन करेगा, तो ज्यादा आपका केंद्र सरकार ही करेगी। अब नोट लिखकर एक बात और अपने अगर आप नोट कर रहे हैं, इन सारे नोट्स को आप उतार रहे हैं अपनी कॉपी में, तो नोट करके लिखिएगा कि उत्तरी पूर्वी राज्य तथा पर्वतीय राज्यों में यह अनुपात कितना है? 90:10 है।
क्यों है? क्योंकि वो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं और साथ में पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या भी कम होती है और सुविधाएं भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए 90% सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार, और 10% वहन करती है राज्य सरकार। तो ये याद रखेंगे। SMSA यानी कि समग्र शिक्षा अभियान में ये अनुपात 60-40 हो जाएगा, यानी कि 60 समग्र शिक्षा अभियान जो लाया गया उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 60 तो खर्च करेगी आपकी केंद्र सरकार और 40 आपकी खर्च करेगी राज्य सरकार। धारा 8 आती है, कहती है समुचित सरकार के दायित्व की बात करती है। धारा 8 कहती है कि सारा जो दायित्व है ना वो समुचित सरकार का होना चाहिए। धारा 9 बात करती है स्थानीय प्राधिकार के दायित्व की। धारा 10 बात करती है प्रत्येक अभिभावक का ये मूल कर्तव्य होगा कि उसके बालक विद्यालय में प्रवेश ले और नियमित रूप से विद्यालय भी जाए। धारा 10 पार्टिकुलर रूप से अभिभावकों के ऊपर ये मूल कर्तव्य बनाती है उनके ऊपर कि वो अपने बच्चे को प्रवेश दिलाए विद्यालय के अंदर और भेजे भी नियमित रूप से। अब आपका SME आ जाता है जो कि आपका 10/5/2011 में आया था, और SDMC कब आया आपका? तो 24/4/1999 आया था। ये समितियां हैं, याद रखेंगे। वैसे समितियां आती नहीं है लेकिन इस बार एक समिति आई थी, है ना। धारा 11 की बात करें तो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करेगी, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। धारा 12 कहती है प्रत्येक निजी विद्यालयों को कम से कम 25% दुर्बल तथा वंचित वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। तो धारा 12 के अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, 25% ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जो कि पैसा नहीं भर सकते हैं या फिर वंचित है, पिछड़े हुए या विकलांग है। ये सारे बच्चे 25% फ्री में किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। धारा 13 कहती है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया में मुक्ति या रोक जुर्माना जो है वो 10 गुना प्लस 25,000 रुपए पहली बार, और फिर हर बार क्या हो जाएगा 50,000 रुपए हो जाएगा। धारा 14 मतलब आप याद रखिएगा कि धारा 13 जो है ना वो किसी भी विद्यालय के ऊपर क्या करती है, जुर्माने की बात करती है। धारा 14 जो है वो किसी भी बालक से जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे के पास में नहीं है, मान लीजिए कि उसके माता पिता ने नहीं बनवाया है, तो आप धारा 14 के तहत ये कानून है कि आप बच्चे को सता नहीं सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल है किसी सरकारी स्कूल में और बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि अगर जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो जबरदस्ती बनवा के लेकर आ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बेटा बनवाना जरूरी है, उसके पेरेंट्स को आप बता सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले बनवा के लेकर आ तभी तो मेरे विद्यालय में पढ़ेगा। आपको एडमिशन देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो, बच्चे के माता पिता जो है वो जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो फिर वो उनके अभिभावकों के ऊपर इस चीज का आरोप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा 13 किसकी बात करती है कि आप नहीं करेंगे, आप प्रिंसिपल होके आने वाले बच्चे के ऊपर थोपेंगे नहीं कि अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो लेकर आ। धारा 15 कहती है 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि रहेगी। धारा 15 क्या कहती है कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी प्रिंसिपल तभी तक बच्चे को एंट्री दे सकता है जब तक कि 30 सितंबर नहीं आ जाती। 30 सितंबर के बाद में कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा सरकारी विद्यालयों के अंदर, ये बात धारा 15 कहती है। धारा 16 क्या कहती है, किसी भी बालक को किसी भी कारण से ना तो अनुत्तीर्ण किया जाएगा, अनुत्तीर्ण दैट मीन होता है कि फेल नहीं किया जाएगा, और ना ही उसे निष्कासित यानी कि स्कूल से निकाला जा सकता है। जनवरी 2019 के बाद इस धारा में संशोधन करके प्रधानाध्यापक को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सरकार की अनुमति से अंतिम कक्षा यानी कि 8वीं में किसी भी बालक को रोक सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 8वीं तक तो आप पास कीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर बच्चा 8वीं में भी नहीं पास हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप प्रिंसिपल होके आप उसको फेल कर सकते हैं 8वीं क्लास में। और आपको तो पता है कि राजस्थान के अंदर तो 3री में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, 6 में भी बोर्ड होता है, 8वीं में भी बोर्ड होता है। तो राजस्थान का तो खैर क्राइटेरिया ही बिल्कुल अलग है, तो इतना आप याद रखेंगे। अगला देखिए, धारा 17 की बात करें तो किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। धारा 17 कहती है कि कोई भी प्रिंसिपल अपने स्कूल के अंदर, कोई भी टीचर जो है बच्चे को ना तो शारीरिक रूप से मारेगा और ना ही मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करेगा। ठीक है, धारा 18 से लेकर 20 तक यानी 3 धाराओं में क्या बात लिखी गई है कि विद्यालय की मान्यता के संदर्भ में ये धारा 3 बात करती है। कौन कौन सी? 18, 19 और 20। धारा 21 जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, एसएमसी की बात करती है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 सदस्य होंगे, है ना। एसएमसी एक समिति होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में इसमें कितने हैं? पहले तो 15 सदस्य थे, लेकिन अभी 16 सदस्य कर दिए गए हैं। 50% यहाँ पर महिलाओं का होना अनिवार्य है और 75% यहाँ पर अभिभावक होंगे। SC ST के सदस्य छात्रों की संख्या के अनुपात में ये बात कही गई है। बैठक की बात करें
साधारण सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी और कार्यकारिणी सभा की बैठक हर माह अमावस्या के दिन में होगी। अमावस्या के दिन याद रखेंगे। कोरम जो है 1/3 का होगा और अवधि 2 वर्ष की होगी। अब आती है धारा 22 क्या कहती है। एसडीबी प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय विकास योजना यानी कि स्कूल डेवलपमेंट क्या बोलेंगे इसे, प्लानिंग का निर्माण तथा क्रियान्वयन एसएमसी के द्वारा ही किया जाएगा। अवधि रहेगी 3 वर्ष। धारा 23 आती है, कहती है शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास होना अनिवार्य है। यानी जो उस स्टेट का टेट होगा वो आपको पास करना है, ये धारा 23 कहती है। धारा 24 कहती है कि शिक्षक के दायित्व है नियमित विद्यालय जाना है, शिक्षकों को तय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करना है, अधिगम आलेख रखना है और अभिभावक से संपर्क भी करना है। तो ये 4 काम कौन है, धारा 24 के अंतर्गत एक शिक्षक के है। धारा 25 कहती है पीटी रेशियो यानी कि पीटी मतलब छात्र और शिक्षक, पेरेंट्स और पीटी रेशियो का मतलब है छात्र शिक्षक रेशियो। प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित समय पर छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करना होगा। धारा 26 कहती है किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के स्कूल स्वीकृत पदों की संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। धारा 27 कहती है कि एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त केवल 3 कार्य करने होंगे। कौन कौन से, 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम ये करना होता है। आम चुनाव जो होता है लोकसभा का उसमें भी आपको ड्यूटी देनी है और आपदा राहत कार्य भी आपको करना है। तो किसी भी टीचर, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। हालांकि अभी बहुत सारे टीचर इस चीज का विरोध करते हैं कि हमें पढ़ाने के अलावा ये सारे काम करवाए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, ये काम आपके टीचरों को करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, तो 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या जो होती है उसके कार्यक्रम में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। आम चुनाव के समय आपको ड्यूटी देनी होती है और आपदा राहत कार्य भी आपको करना होता है। धारा 27 के अंतर्गत ये 3 काम आपके होते हैं, याद रखेंगे। यही 3 काम आपको करने के लिए दिए जाते हैं और यही 3 काम सरकारी टीचर होने के बाद में नहीं करते हैं। अब अपनी इंटर्नशिप के दौरान भी आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो ये कहते हैं कि उनसे पढ़ाने के अलावा ये तीनों काम करवाए जाते हैं। बट 10 साल में एक ही बार जनगणना होती है, उसमें ड्यूटी लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है मेरे हिसाब से। 5 साल में एक बार आम चुनाव होते हैं, उसमें ड्यूटी लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आपदा राहत कार्य तो ऐसा नहीं है कि रोज रोज आपके लिए आपदा आ रही है ना, बाकी का टाइम इनको निकाल दे तो पढ़ाने के लिए खूब सारा मिलता है। धारा 28 की बात करें तो प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध है। कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा घर के अंदर। अगर पकड़ा जाता है तो फिर धारा 28 के तहत उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और साथ में क्या है, क्या कहते हैं उसको, जेल भी हो सकती है। ठीक है। धारा 29 बात करती है CCE की, यानी प्रत्येक विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया जाए, पाठ्यक्रम निर्माण का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उसे बांट दिया जाए। धारा 30 कहती है कि आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं हो तथा अंतिम परीक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाए। आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं हो, है ना। तो देखिए राजस्थान ने तो अनिवार्य कर रखी है, 8वीं में भी लेते हैं, 6ठी में भी लेते हैं, 5वीं में भी लेते हैं, तीसरी में भी लेते हैं, लेकिन वो उनका अपना है, क्योंकि वो एक तरीका होता है कि बच्चे जो है ना वो कम पढ़े लिखे ना निकले। अदर स्टेट्स में आप देखेंगे तो 8वीं तक कोई बोर्ड नहीं होता है, सीधा जाकर 10वीं में बोर्ड होता है। आप चलिए नोट करके आप लिख लेंगे यहाँ पर कि धारा 31 से 34 में बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया गया है। 31 से 34 के अंदर क्या किया गया है, तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन यहाँ पर किया गया है। धारा 31 में निरीक्षण करना है। धारा 32 में शिकायतों का निवारण करना है। कोई भी शिकायत आती है तो धारा 32 के तहत ही उसको क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। धारा 33 है शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन है। केंद्र को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। धारा 34 के अंदर शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और यहाँ पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए 15-15 सदस्यीय टीम बनाई जाती है दोनों को। 33 में भी आपकी 15 सदस्यीय टीम होती है शिक्षा सलाहकार परिषद में, जो कि केंद्र सरकार को देती है सलाह, और 34 में जो शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन होता है 15 सदस्य यहाँ पे भी होते हैं, ये राज्य सरकार को देते हैं सलाह। धारा 35 आती है निर्देश देने की शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होती है। जो निर्देश या आदेश देगा वो धारा 35 के तहत केंद्र सरकार ही देगी। धारा 36 कहती है अभियोजना से पूर्व की स्वीकृति और धारा 37 कहती है सद्भावना से किए गए कार्यों के प्रति छूट है।
धारा 38 आती है, जो कि अंतिम धारा है। केंद्र सरकार द्वारा आरटी लागू करने के संदर्भ में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति है। राज्य सरकार को धारा 38 के तहत ही आरटी लागू करने की शक्ति दी गई है। अब आते हैं विद्यालय के मानक, जो कि हम क्लास 2 में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एक ही क्लास में मैं आपके साथ में 200 पेज की मेरे पास ये नोट्स है, तो 200 पेज की नोट्स मैं आपके साथ एक क्लास में नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इतनी क्लास देखकर नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपका लिखा हुआ आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे क्लास 2 के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।